हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी का, इसके सुपर 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो पेपर आपका सोशल साइंस यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का पेपर हुआ, पूरा का पूरा पेपर जितना आपको यहाँ से कंटेंट दिया गया या पढ़ाया गया, वो सारा ही पूरा पेपर आपको वहाँ देखने को मिला एज इट इज़। ओके, सो आशा है एंड विश्वास है कि यहाँ भी जो आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी है, इसमें भी जितना हम लोगों ने पढ़ा है और ये जो सुपर 100 क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने वाले हैं, पूरा पेपर आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली पूरा पेपर उसको यहाँ से मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोगों के एग्जाम लगातार हैं, सेकंड सेमेस्टर में कई सब्जेक्ट्स हैं, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है, तो बहुत सारा कवर करना है, तो थोड़ा समय कम है, फास्ट चलेंगे। देखिए, स्वर किसका भेद है? डियर फ्रेंड, स्वर हमारा वर्ण का भेद है। स्वर किसका भेद है? स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। ओके, जो है हिंदी वर्णमाला में ध्यान रखिएगा, ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपका स्वर हो गया, ओके, दूसरा आपका व्यंजन हो गया, ठीक है। ये जो है ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसका भेद है? स्वर आपका वर्ण का भेद है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण जो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं, जिसमें दांत और जीभ आपस में टच हो रहे हों, उनको क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण कहते हैं। उनको दंत्य वर्ण कहते हैं। जैसे आप बोल के देखिए, ता, था, दा, धा, ना, ये सभी आपके दंत्य वर्ण हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? तो वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमें शुद्ध इसमें चुनना है कि शुद्ध इसमें कौन सा है। देखिए, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, क्या ये सही है? यहाँ पे हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। राइट, इसमें क्या हो जाएगा? हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। यह जो वाक्य है हमारा, वह सही है, सटीक है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, एक उद्देश्य एवं एक विधेय, यानी कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर के बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? तो एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी कि उसमें एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, उससे मिलकर के बनने वाला वाक्य आपका साधारण वाक्य होता है, सिंपल जो है सेंटेंस होता है। आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है, उसे क्या कहते हैं? आकाश और पाताल के बीच ये जो चिन्ह लगा है, इसको क्या कहेंगे? इसको जो कहा जाता है वह योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह कहा जाता है। अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिगत या फिर अनधीन। तो अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यल्प। अत्यधिक का मतलब बहुत ज्यादा, अत्यल्प का मतलब बहुत कम, ये इसका उल्टा हो गया, ठीक है। चलिए, अर्थात मतलब बहुत कम हो गया। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का मतलब होता है प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का जो अर्थ है वह है नवीन, जिसका जो विलोम है वो आपका प्राचीन होता है, ठीक है। बात समझ में आई? अर्वाचीन का मतलब होता है कोई नई चीज, नवीन, ठीक है, और नई का उल्टा हो गया आपका प्राचीन, यानी कि पुराना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, कपूर जो शब्द है वह क्या है? डियर फ्रेंड, कपूर शब्द आपका कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्पूर होता है, ओके। तो अब देखिए, यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें बिना कोई बदलाव के सीधे सीधे अपने संस्कृत भाषा से उठ करके हिंदी में आ गए हैं,
असली स्वरूप में उन्हें तत्सम कहते हैं। ठीक है, और जो तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत के वे शब्द हैं जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आ गए हैं, यानी कि इनमें कुछ बदलाव आ गया है, तो वो आपके तद्भव कहलाते हैं। तो कपूर जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्सम कर्पूर होगा जो कि क्या होगा, संस्कृत का शब्द होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, सीधी सी बात है अभी हमने पढ़ा, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची इसमें नहीं है, जलज, अंबुज, मनसिस या फिर पंकज, कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है, वह आपका हो जाएगा मनसिज। मनसिज जो शब्द है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपका जलज, अंबुज, पंकज ये सभी कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में जो अमूल्य है यह क्या है, जो अमूल्य है वह विशेषण है, ये उनकी विशेषता है। हम सब में भी अपनी अपनी अलग विशेषता के कारण ही हम सब अलग हैं, जिसकी कोई विशेषता नहीं वो बेकार है ना। आपकी अपनी विशेषताएं हैं, हमारी अपनी विशेषताएं हैं, तो महात्मा गांधी जी में अमूल्य गुण थे, तो जो अमूल्य है ये उनकी विशेषण है, विशेषता है। बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है, तो बाजार में जो है वह समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, क्योंकि उसमें समूह होता है, लोगों का समूह होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा होती है बाजार में। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कारक के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9, 10। डियर फ्रेंड, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। छत से ईंट गिरी, इस सेंटेंस में कौन सा कारक है, छत से ईंट गिर रही है यानी कि छत से ईंट अलग हो रही है, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जहाँ भी अलग होने का बोध होता है वहाँ हमारा अपादान कारक होता है। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, तो आमरण शब्द के प्रारंभ में जो लगा आ है इसको व्याकरण की दृष्टि में उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में बिल्कुल जो लास्ट में जुड़ करके नया शब्द बना देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद हमारा प्रति प्लस एक मिलकर के हमारा प्रत्येक बनाता है, प्रति प्लस एक मिलकर के प्रत्येक बनाता है। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है, आंख की किरकिरी का मतलब है जब हमें कोई चीज़ प्रिय नहीं लगती है यानी कि खराब लगती है, अप्रिय लगती है, तो वहाँ पे अर्थ होता है आंख की किरकिरी होना। ये क्या है, एक मुहावरा है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ ये है कि बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, बड़े काम छिप करके नहीं किया जा सकते, आप ऊंट को ऐसे चोरी नहीं कर सकते। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का मतलब है कि गुण के विरुद्ध नाम का होना, यानी कि आपके गुण बहुत खराब हैं, नाम बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो गया कि आपके जो गुण हैं वो आपके नाम के बिल्कुल अपोजिट हो गए। आंख का अंधा नाम नयन सुख। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। आप किसी काम को करने जा रहे हैं और वहाँ पे दूसरे काम को करने लग जाना, ठीक है, ये होता है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी कि आप गए थे पेपर देने, उधर से अपना शॉपिंग वगैरह करके आ रहे हो या जो है फिल्म देख करके आ रहे हो, दूसरे काम को भी प्राथमिकता आप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप किसी विशेष काम के लिए जा करके उसकी उपेक्षा करके दूसरा काम जब करते हैं तब जो है इसका अर्थ निकल करके आता है। मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, मुहावरे लोकोक्तियों जब आप पढ़ा रहे हैं, जब टीचिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है
कि संदर्भ के अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना, उनके संदर्भ के अनुसार और उनको प्रयोग करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वह इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? सिंपल सी बात है, वैदेही वनवास आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, पढ़ाया है, ठीक है, तो उसका और ये बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये 100 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ताकि अगर पेपर में कुछ बदलाव होता है तो भी आपको बाहर से ऐसा ना लगे कि बाहर से पेपर आ गया है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सिंपल सी बात है, तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास का वाक्य है। यह रैदास का वाक्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को, जो छायावाद युग है, इसको डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन जो है ये मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं। इन्होंने मेरी तिब्बत यात्रा की रचना की है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1943 है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। रामचरितमानस की जो रचना है वह की गई, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई। किस भाषा में की गई? अवधी में की गई। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस से हुई है? हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वह सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो 100 अजान और 1 सुजान, जो यह उपन्यास है वह बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। किसकी? भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। ओके, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है यह आपका परीक्षा गुरु है। कौन है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? आप सभी को पता है यह 80 घाट पर हुआ था। क्या नाम था घाट का? 80, ठीक है, 80 घाट पर हुआ था। सूरसागर किस भाषा की रचना है? जो सूरसागर है यह आपकी ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ओके, अन्योन्याश्रित का अर्थ क्या है? अन्योन्याश्रित का अर्थ होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। अन्योन्याश्रित का अर्थ होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। ऑप्शन सी जो है वह राइट हो गया। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसको व्याकरण का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? जब हम कोई भी चीज़ दूसरे देश से खरीद करके अपने देश में ले आते हैं तो उसे आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। और जब कोई चीज़ अपने देश से दूसरे देश में जाती है तो उसे निर्यात कहते हैं। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? इसमें सही कौन सा शब्द है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित, कौन सा इसमें शब्द सही लिखा है डियर फ्रेंड? ऑप्शन बी आपका इसमें सही लिखा है, अनुग्रहित होता है, इसी प्रकार से लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह जो है वर्तनी इसकी सही है, स्पेलिंग्स इसकी सही है। क्वेश्चन इज शुद्ध वर्तनी की का चयन कीजिए। फिर वही बात है, इसमें हमें सही ढूंढना है। सही वर्ड कौन सा है? अस्पृश्यता, यह वर्ड आपका सही लिखा है। अस्पृश्यता, ये सही लिखा है, अस्पृश्यता। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फिर हमें सही ढूंढना है। सही कौन सा है? आशीर्वाद, ये शब्द इसमें सही है। आशीर्वाद जो शब्द है यह इसमें आपका सही है। किस रस को रसराज कहा जाता है? किसको? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो है यह हमारा करुण रस का स्थायी भाव है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? जो उत्साह है यह वीर रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? आइए पेडागोजी क्वेश्चन है। देखिए कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? देखिए, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? सिंपल क्वेश्चन आप पूछेंगे। या फिर बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। जब आप बच्चों से ये कहेंगे कि फूलों के नाम आप अपनी भाषा में लिखिए, इसका मतलब है कि आप बहुभाषिकता को पोषित कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को, है ना। आप जो है सभी बच्चों की भाषाओं को महत्व दे रहे हैं। तो जब आप फूलों के नाम अपनी अपनी भाषा में बच्चों से लिखवाएंगे, इसका मतलब है आप बहुभाषिकता को महत्व दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसको करने से, पूछने से बच्चों की जो भाषा क्षमता है उसको डेवलपमेंट में हेल्प होगी? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, या फिर तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? देखिए, बच्चों की भाषा क्षमता का अगर आप विकास करना चाहते हैं तो उनको ऐसा प्रश्न पूछिए जिसमें बच्चा थोड़ा तर्क लगाए, अपना दिमाग लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा बोले, है ना। जैसे तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी, जब आप बच्चों से क्यों पूछ लेते हैं तो वो इसका आंसर थोड़ा लंबे तरीके से देने पर मजबूर हो जाते हैं, उसका कारण बताएंगे, है ना। कब गई, क्यों गई, है ना, इस तरीके से। तो ये भाषा क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक होने वाला प्रश्न है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में जो चित्र बनाया जाता है, चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है ना। छोटे छोटे बच्चों से हम चित्र बनवाते हैं, ट्रेस करवाते हैं, है ना, कि ये वर्ड लिखा है इस पर फिर ये फिराने का काम करिए, कोई चित्र दे दिया उस पर बच्चा फिराता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषिक परिवेश पर। किस पर? समृद्ध भाषिक परिवेश पर। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनका भाषा विकास उस पर निर्भर करता है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार ये होता है कि भाषा परिवेश कैसा है। भाषा परिवेश कैसा है? देखिए, जो भाषा अर्जन है यह हम खुद कर लेते हैं। अर्जन हम अपने जो है परिवार से, माता पिता से, बड़े भाई बहन से, या इस कॉलेज से, स्कूल से, है ना, छोटे बच्चे अपने समाज से, ये भाषा अर्जन खुद कर लेते हैं। लेकिन जो भाषा सीखना है, सीखने का मतलब है किसी भाषा को लर्न करना, भाषा का अधिगम करना, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सीखने में हम एफर्ट लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, है ना। इसके लिए
लिए अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं। हो सकता है जैसे आप इसकी कोचिंग भी लें, है ना, कोई किताब भी खरीद के लाएं, उसको पर्टिकुलर बैठ करके पढ़ें भी, ये सीखना हो गया। अर्जन तो हम खुद कर लेते हैं अपनी भाषा, है ना, जैसे हमारी मातृभाषा है, हम कहीं पढ़ने थोड़ा ना जाते हैं, घर पे सीख जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की का है। किसका है? वाइगोत्स्की का है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये तो बात गलत है। क्यों नहीं होती है? बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जब विद्यालय आते हैं तो उससे पहले कुछ बोलते ही नहीं है वो। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, ऐसा भी नहीं। से ही का मतलब यहाँ पे केवल हो गया, और जहाँ केवल होता है, चाहे आप बीएड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, जहाँ भी पेडागोजी क्वेश्चन में केवल आता है, ओनली आता है, तो वो लगभग हमारा 99% ऑप्शन तुरंत कट जाता है। सीधी बात है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, वो किसी भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं, वो उनकी जन्मजात क्षमता है। कविता शिक्षण की विधि है। जब आप पोइट्री पढ़ा रहे हो, पोयम पढ़ा रहे हो, तो उसकी सबसे जो शिक्षण जो विधि होगी वो अर्थबोध प्रणाली होगी। अर्थबोध प्रणाली होगी। जो भी पोइट्री आप पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं, उसका अर्थ भी आप बच्चों को विधिवत तरीके से समझाएंगे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करें। अगर आप भाषा जो है लैंग्वेज टीचर हैं, लैंग्वेज टीच कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अधिक से अधिक अवसर आप प्रदान करें। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। उच्चारण सुधारने यानी प्रोनाउंसिएशन को सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो अगर आप बच्चे का प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण सुधारना चाहते हैं तो ये काम तो प्रारंभिक स्तर का ही है। जो छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 तक बच्चे हैं, वहाँ पर अगर वो किसी शब्द को गलत बोल रहे हैं तो आप उनको वहीं पर बताइए कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, हम इसको सही उच्चारण कैसे करेंगे। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है, यह महात्मा गांधी जी का मानना है कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा हो वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या करें? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट वन। व्याकरण शिक्षण की कौन विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है वह ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा प्रभावी है। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपके बच्चे में आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, दृष्टिबाधित हैं, तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, है ना भाई। अगर बच्चे देख नहीं पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सुनने के लिए उचित साधन आप उपलब्ध कराएंगे ताकि बच्चा क्लियर तरीके से सुन पाए, है ना, और चीज़ों को टच करके समझ पाए, उनको महसूस कर पाए, ये सब चीज़ें आप उनको उपलब्ध कराएंगे। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। अगर बच्चा पढ़ना सीख रहा है तो उसके लिए आवश्यक है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को उसे मिले, है ना। ऐसी सामग्री उसको सुनने को मिले, पढ़ने को मिले जिसको पढ़ने से उसको रुचि आए, आनंद आए, तो वो जल्दी पढ़ना सीख जाएगा। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन यानी कि नकल करना। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में प्रस्तावना जरूरी है। प्रस्तावना प्रश्न हम बच्चों से पूछते हैं और जो टॉपिक हमें पढ़ाना होता है वो बच्चों के मुँह से ही निकलवाने का प्रयास करते हैं। ओके, क्योंकि इससे हम बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच कर पाते हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है? बच्चों के पास जो भी शब्द भंडार होता है ना, जो भी उनकी वोकेबुलरी है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए शब्दकोश का उपयोग किया जाए। छात्रों में स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग किया जाए। उपरोक्त सभी जो है उपाय हैं जिनके माध्यम से हम छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। भाषाई विविधता, जो भाषाई विविधता है यह बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है, क्या जानना है? सतत आकलन का उद्देश्य ये जानना है कि बच्चे ने कितना सीखा है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है
व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना जरूरी है, शुद्ध उच्चारण कराना भी बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यह गृह कार्य के बारे में बात ज़्यादा सही है। बच्चे की जितनी क्षमता हो, जो उसका लेवल हो, है ना, जितनी उसकी सोचने समझने की क्षमता हो, उसके हिसाब से उसको होमवर्क दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य प्रयोग कराना बहुत आवश्यक है, सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, कि आखिर जो कहानी हम बच्चे को सुना रहे हैं उससे बच्चे को क्या सीख मिल रही है, तभी हम जो हमने कहानी सुनाई उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है? आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तो ऐसा प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं बच्चे का अनुभव क्या है, उसका चिंतन को स्थान देना कि आखिर वो इस पर क्या सोचेगा, क्या विचारेगा, क्या अपना तर्क देगा, क्या चिंतन करेगा, ये चीज़ें जानने का उद्देश्य है। इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न हम बच्चे से पूछ रहे हैं। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में है। त्रिभाषा सूत्र में जो हिंदी का स्थान है वह राजभाषा के रूप में है। पढ़ना क्या है? पढ़ना जो है यह पढ़ करके अर्थ समझना ही पढ़ना होता है। पहले पढ़िए फिर उसका अर्थ समझिए, वही आपकी रीडिंग तब जाके आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए? पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं वह एक अर्थपूर्ण सामग्री हो, ताकि आप उसका अर्थ भी समझ पाएँ। ये नहीं कि कुछ भी उठा करके पढ़ना आप शुरू कर दें। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? भाषा सिखाने का सही क्रम ये है कि पहले श्रवण करना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और सबसे आखिरी में आता है आपका लिखना। श्रवण करना, सबसे पहले लिसनिंग आती है, सबसे पहले लिसनिंग आती है, फिर स्पीकिंग आती है, उसके बाद आपकी रीडिंग आती है, फिर जाके कहीं राइटिंग आती है। तो LSRW आपने सुना होगा, LSRW जो है यह भाषा सीखने सिखाने का एक सही क्रम है। पहले बच्चा सुनेगा, फिर उसको स्पीक करेगा, फिर उसको रीड करेगा, तब जाके कहीं लिख पाएगा। तो ध्यान रखिए LSRW एक सीक्वेंस होता है। हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। हिंदी भाषा में सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते, सब अपनी अलग अलग लिंग जाति धर्म समूह से आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग सामाजिक परिवेश से आते हैं, तो उनकी भाषा में अंतर देखने को मिलता है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण का ज्ञान क्यों दिया जाता है? उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, कि जब भी आप ये भाषा का यूज़ करें, बोलें, तो व्याकरण का यूज़ करें और आप जो भी वाक्य बोल रहे हैं, जो भी शब्द बोल रहे हैं, वहाँ आप सही उसका प्रोनाउंसिएशन करें। इसीलिए व्याकरण जरूरी है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता ये है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण की विधि अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला, ये सभी हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह किया जाता है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों को, अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं, बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अधिक से अधिक अवसर अगर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो बच्चा कैसे बोलना सीख पाएगा। भाषा स्वयं में क्या है? तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वह 14 सितंबर 1949 को लिया गया। 14 सितंबर 1949 को लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है?
भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित जो है किया गया है। अनुच्छेद 343 हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी है यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास करना है। बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास करना हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल में शामिल है। सुनना, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, यह भी एक प्रकार का कौशल है। ठीक है, तो सुनना कौशल में शामिल है। किस प्रकार के कौशल में? दूसरों की बात सुनने में आपको रुचि होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, उसके प्रति आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह भी एक प्रकार का कौशल होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल क्या होगा? सुनना और बोलना। सुनना, प्राथमिक स्तर पर बच्चा पहले सुनेगा फिर बोलेगा। ठीक है, जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो क्या होता है? जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। आप किसी की कहानी पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी जी की कहानी पढ़ रहे हैं या किसी की भी कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसमें बच्चा दूसरे के अनुभवों में प्रवेश करता है, दूसरे के अनुभव, चिंतन, मनन को जानता है कि आखिर उसके क्या विचार थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है, आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? आगमन विधि में हम उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ते हैं। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देते हैं? किस विधा में? निबंध में आप मौन पठन करते हैं। जब निबंध होते हैं ना, बड़े बड़े निबंध हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हम मौन पठन को महत्व देते हैं। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। जैसा सोशल साइंस का पेपर बहुत अच्छा आया था, भगवान की कृपा रहेगी तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, सारा पेपर आपको वहीं से मिलेगा। अपने आप पर एक विश्वास बनाइए, जितना आपने पढ़ा है अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रखिए, पेपर पूरा आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।